सिया इंतज़ार करते करते सो जाती है। रात के 1 बजे अचानक तेज़ी से दरवाज़ा खुलता है। सिया डरकर उठकर बैठ जाती है। वो देखती है कि विनोद नशे में धुत लड़खड़ाते हुए आ रहा है। आधे कमरे तक आकर विनोद फिर वापस दरवाजे की तरफ लौटता है। सिया सब देखकर सन्न रह जाती है। विनोद लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। यह सब देखकर सिया को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। इस तरह का ससुराल मिलेगा यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जब से आई थी तब से उसे सब कुछ आश्चर्यचकित करने वाली परिस्थितियां सामने आ रही थीं। पहले तो शादी के घर में किसी मेहमान का न दिखना, दूसरा विनोद का कमरे में देर रात तक न आना, और अब विनोद का शराब पीकर नशे में धुत होकर घर आना। सब कुछ एक राज की तरह सिया को महसूस हो रहा था। विनोद दरवाज़ा बंद करता है और सिया की तरफ बढ़ता है। सिया डरते डरते अपने कदम पीछे हटाती है। जैसे जैसे विनोद सिया की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे सिया अपने कदम पीछे हटाती जाती है, लेकिन कुछ कदमों के बाद पीछे दीवार आ जाने की वजह से सिया रुक जाती है। विनोद उसके पास आता है। सिया बहुत सहमी होती है। विनोद उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे बेड पर बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। विनोद लड़खड़ाई हुई आवाज़ में सिया से कहता है, तुमको बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा। सॉरी, वेरी सॉरी। चलो अब इंतज़ार खत्म। विनोद सिया के सर पर रखा पल्लू हटाता है और उसके नज़दीक जाता है। वो जितना ही पास आ रहा होता है उतनी ही शराब की बदबू से सिया का दम घुट रहा होता है। वो सिया की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सिया डरते हुए पीछे की तरफ गिरती जाती है। सिया की तरफ बढ़ते बढ़ते नशे की वजह से उसे नींद आ जाती है और वो सिया के कंधे पर गिर जाता है। उस वक्त सिया इतनी डरी होती है कि उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो पसीने से तर हो जाती है। सिया जब देखती है कि विनोद नशे की वजह से सो गया है तो वो झटके से विनोद को बेड पर दूसरी तरफ गिरा देती है और जल्दी से बेड से उतरकर कमरे के एक कोने में जाकर चिपक जाती है। उसकी धड़कन इतनी तेज होती है कि वह कांप रही होती है। जिंदगी के इस पहलू की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। सिया इतनी डर गई थी कि अब उसकी हिम्मत ही ना हो रही थी कि वह जाकर उस बेड पर लेट सके जहाँ विनोद पड़ा सो रहा था। वो वहीं कोने में बैठ जाती है। उसके दिल को इतना बड़ा झटका लग चुका था कि अब उसकी थकान और नींद दोनों उड़ चुके होते हैं। सिया भी रात भर यूं ही बैठी रहती है और फिर वो सुबह 4 बजे वहीं बैठे बैठे सो जाती है। मुश्किल से 1 घंटे ही सिया सो पाती है कि सुबह 5 बजे दरवाजे पर सिया को उसकी सास कामनी आवाज़ देती हैं, सिया, सिया बेटा उठो, सुबह हो गई है। सिया आवाज़ सुनते ही हड़बड़ी के साथ उठती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने सिया की सास खड़ी होती हैं। वो सिया से कहती हैं कि वो जल्दी से नहा ले, फिर उसे कोई पूजा करनी है। सिया, जी अच्छा, अभी नहाकर आती हूँ, और फिर कामनी चली जाती है। 2 रातों से सिया सो ना सकी थी। पहली रात को शादी की रस्मों की वजह से और दूसरी रात विनोद का यह रूप देखकर। लेकिन कर भी क्या सकती थी, शादी हुई थी उससे। अब जैसा भी था पति था वो उसका। ससुराल में थी वो माँ के दिए संस्कारों को याद करती है और खुद को समझाती है कि जैसा भी है जो भी है अब मुझे इसी के साथ रहना है। फिर सिया नहाकर तैयार होकर बाहर आती है। उसकी सास उसे एक कमरे में ले जाती हैं। वहाँ वो दूसरी औरत बैठी पूजा की तैयारियाँ कर रही होती है। सिया देखती है उसे, फिर आश्चर्य होता है। वो सोचती है ये कैसी पूजा है जहाँ कोई भगवान की तस्वीर तक नहीं है। सब कुछ बहुत अजीब था वहाँ पर। वो औरत सिया को बैठने के लिए कहती है। सिया वहाँ बैठ जाती है और फिर वो औरत पूजा शुरू करती है। बहुत ही विचित्र पूजा थी जिसमें भगवान का नाम कहीं पर नहीं आ रहा था। एक चौकी पर एक विचित्र मूर्ति रखी हुई थी और वह और उसी की पूजा करवा रही थी। नए लोग और ससुराल में पहला दिन होने की वजह से सिया कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी। बस उस औरत के कहे अनुसार कार्य किए जा रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद वो औरत सिया से कहती है कि अब आज से 1 महीने तक रोज़ उसे ये पूजा इसी तरह करनी है और आज से 1 महीने तक विनोद से कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पहली रात भी उनके बीच कोई संबंध नहीं हुए। सिया ने उस औरत की बात सुनने के बाद कहा, जी मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगी। सिया की ये बात सुनकर वो औरत सिया से फिर कहती है, ध्यान में नहीं, ये बात बिल्कुल गांठ की तरह बांध लो कि 1 महीने तक तुम्हें उससे दूर रहना है और उसे तुम्हें ही दूर रहने के लिए समझाना है। सिया फिर उस औरत की बात सुनकर कहती है,
जी मैं आपके कहे अनुसार ही रहूँगी। सिया पूछना चाहती थी कि ये कौन सी पूजा है, किस लिए की गई है, पर उसकी हिम्मत ना हुई कि वो कुछ पूछ सके। पूजा खत्म होने के बाद सिया कमरे में आती है। कमरे में विनोद अभी भी बेसुध पड़ा था। सिया कमरे में बिल्कुल रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन शादी हुई अभी एक ही दिन हुआ था। कमरे से बाहर जा भी तो नहीं सकती थी। सिया बेड की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है और विनोद को देख रही होती है। देखते ही देखते उसकी नज़र विनोद के कपड़ों पर गई। उसके कपड़ों पर किसी के होंठों की लिपस्टिक के कई निशान बने हुए थे। वह सोच में पड़ गई कि मेरे साथ तो विनोद ने रात गुजारी नहीं, फिर ये लिपस्टिक के निशान कहाँ से आए। सिया को समझने में देर न लगी कि विनोद का किसी और औरत के साथ संबंध है। सिया भगवान को याद करते हुए, हे भगवान, अभी क्या क्या देखना बाकी है, यहाँ कुछ भी अपना सा नहीं है। फिर सिया अपनी मम्मी की समझाई हुई बातों को याद करती है कि साथ रहते रहते पराये लोग एक दिन इतने अपने बन जाते हैं कि उनके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मम्मी की बात याद करके उसे धैर्य आता है। कुछ देर बाद कामनी सिया से कहती हैं कि वो आकर खाना बनाए। सिया किचन में जाती है। वो किचन में जाकर क्या देखती है कि किचन बना तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सामान बहुत ही कम है। हर चीज़ बहुत ही कम मात्रा में थी, जैसे किसी गरीब के घर में होती है। सिया को फिर से आश्चर्य हुआ। वो खाना बनाती है और सोचती है, कितना बड़ा घर है, पर कितना बेजान सा लगता है। कोई रौनक ही नहीं नज़र आती है, ना ही कोई नौकर नौकरानी नज़र आ रहे हैं। पापा तो कह रहे थे कि जिस घर जा रही है वो बहुत ही अमीर है, बहुत से नौकर नौकरानी हैं तुम्हारी होने वाली ससुराल में, पर यहाँ तो 3 व्यक्तियों के सिवा कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। क्या है, क्यों है, कैसा है? इस तरह के कई सवाल सिया के सामने कुछ ही घंटों के अंदर आ चुके थे, पर जब आप पूछे तो किससे? सभी तो एक पहेली बने हुए थे। खाना बनाने के बाद सिया अपनी सास कामनी से कहती है, मम्मी जी खाना तैयार है। कामनी सिया से कहती हैं कि विनोद को उठा दे। सिया यह सुनकर घबरा जाती है। वो विनोद को उठाना नहीं चाहती, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी वह उसे उठाने के लिए जाती है। कमरे में जाकर सिया विनोद को उठाने के लिए उसे आवाज़ देती है। वो नहीं उठता। फिर से उसे आवाज़ देती है। वो फिर भी नहीं उठता। अब सिया उसको अपने हाथों से हिलाकर उठाने की कोशिश करती है। तब जाकर उसकी गहरी नींद टूटती है। वह अंगड़ाई लेते हुए उठता है। वह अंगड़ाई ले ही रहा होता है कि उसकी नज़र सिया पर पड़ती है। वो सिया को अपने हाथ से पकड़कर अपने पास बैठाता है। विनोद सिया को कुछ देर देखता रहता है। उसने सिया के हाथों को पकड़ रखा होता है। वह सिया के हाथों को पकड़े हुए अपने हाथों के अंगूठे से सहला रहा था। सिया सहमी सी बैठी थी। कुछ देर तक यूं ही रहने के बाद विनोद सिया से कहता है, सिया, तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह ही बहुत सुंदर है। और वो सिया को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता है। सिया घबराकर अपना हाथ छुड़ाती है और 2-3 कदम पीछे हटकर विनोद से कहती है, आपको मम्मी जी खाना खाने के लिए बुला रही हैं। विनोद उठता है। सिया अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी होती है। विनोद सिया के पास जाता है, अपने एक हाथ से उसके चेहरे को धीरे से ऊपर उठाता है और सिया से कहता है, आई लव यू, रात को मिलते हैं। और फिर वो बाहर चला जाता है। इस वक्त विनोद को देखकर सिया के दिल में कुछ तसल्ली मिलती है। वो सोचती है, बेवजह ही मैं विनोद को गलत समझ रही थी। शायद कल रात अपने दोस्तों के साथ शादी की पार्टी की होगी और उनके दोस्तों ने उन्हें शराब पिला दी होगी, इसलिए कल देर से आए होंगे। मैं भी ना जाने क्या क्या गलत ख्याल अपने दिमाग में लेकर बैठी हूँ। कितने तो अच्छे हैं, कितनी अच्छी तरह से बात की है हमसे। इधर प्रभात सुबह सुबह तैयार होकर कमरे से बाहर आता है। प्रभात की मम्मी प्रभात को तैयार देखती हैं तो उससे पूछती हैं, प्रभात कहाँ जा रहा है? प्रभात, ऑफिस जा रहा हूँ। प्रभात की मम्मी, पर अचानक? प्रभात, आप सभी तो कहते थे कि बिजनेस ज्वाइन करूँ, तो आज से वही करूँगा। प्रभात के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह रात भर सोया नहीं है। प्रभात की आंखों की सूजन और आंखों की लालिमा देखकर उसकी मम्मी उससे कहती हैं, जाकर सो जा, कल से ऑफिस जाना। लेकिन प्रभात नहीं मानता और बिना कुछ खाए निकल जाता है। आज से प्रभात ने निश्चय कर लिया था कि अब जिंदगी में सिर्फ काम को ही जगह देनी है और किसी को भी नहीं। उधर सिया का मन, जो अपनी ससुराल को लेकर चिंतित था, उसमें आशा की किरण विनोद से बात करने के बाद जागी थी। सिया को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था।
विनोद तैयार होकर बाहर चला जाता है। सिया घर में सारा काम ख़त्म करती है और अपने कमरे में चली जाती है। अभी शादी को सिर्फ 1 दिन ही हुआ था और सिया के ऊपर काम की जिम्मेदारी उसकी सास डालने लगी थी। सिया एक बहुत ही सामान्य परिवार से थी। उसे घर के सारे काम आते थे, इसलिए उसे काम करने में कोई परेशानी नहीं थी। मगर एक बात तो खल रही थी कि अभी सिर्फ एक रात ही गुजरी थी और उससे सारे काम करवाए जाने लगे थे। रात होती है, सिया की परेशानी बढ़ने लगती है। वह सोचती है कि अब विनोद के आने पर उससे क्या कहेगी, कैसे उसे पास आने से रोकेगी। जिन्होंने पूजा करवाई थी उन्होंने तो 1 महीने तक पास ना आने देने के लिए कहा है। कैसी उलझन में डाल दिया है। यही बात खुद भी तो कह सकती थी विनोद से, अगर वो मेरी बात ना माना तो। सिया इसी कशमकश में बैठी होती है। आज फिर काफ़ी रात हो चुकी थी, विनोद अभी भी नहीं आया था। सिया इस कशमकश में बैठी थी कि न जाने विनोद के आने पर क्या होगा, कैसे उसे पास आने से रोकेगी। आज फिर बहुत रात हो चुकी थी। विनोद आया, उसने आज फिर से शराब पी रखी थी। वो आता है, वो आज फिर लड़खड़ा रहा था। सिया ये देखकर फिर से टूट जाती है। क्या ये शराबी है जो रोज़ ही शराब पीते हैं। वो दरवाज़ा बंद करके सिया के पास आता है। सिया फिर पीछे हटते हुए उससे कहती है, जी आपके लिए खाना निकाल कर लाती हूँ। और सिया बाहर जाने लगती है। तभी विनोद सिया का हाथ पकड़ लेता है और सिया से कहता है, मुझे भूख नहीं है। इतना कहने के बाद विनोद सिया को पकड़ लेता है और फिर अपनी तरफ खींचता है। सिया सोचती है, ये तो शराब पिए हुए हैं, इनको दूर रहने के लिए समझाएं तो कैसे समझाएं। सिया झिझकते हुए विनोद से कहती है, जी आप हमसे दूर रहिए। विनोद कहता है, क्यों। सिया, जी वो मम्मी जी ने कहा है 1 महीने दूर रहने के लिए। विनोद सिया की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और सिया को बेड पर बैठाकर उसके करीब आने लगता है। सिया विनोद को रोकते हुए, जी मेरी बात मानिए, वो मम्मी ने 1 महीने के लिए कोई पूजा रखवाई है, प्लीज़ आप हमसे 1 महीने दूर रहिए। 2-3 बार इसी तरह सिया के मना करने पर विनोद को गुस्सा आ जाता है। वो सिया को गुस्से में एक थप्पड़ मार देता है। सिया उसके पास से उठने की कोशिश करती है पर विनोद सिया को उठने नहीं देता। वो अब सिया की मर्जी के बिना उसके करीब आ रहा होता है। सिया सोचती है कि अगर मम्मी को पता चल गया कि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। ये तो शराब के नशे में है और मुझे लगता है कि ये नहीं मानेंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तो ये सो भी गए थे, आज तो सो भी नहीं रहे हैं। सिया फिर उसे दूर करने का प्रयास करती है। विनोद को फिर गुस्सा आ जाता है। वो फिर सिया के दोनों गालों पर थप्पड़ मारता है। इसी तरह वो सिया के साथ ज़बरदस्ती पर उतर आता है। सिया किसी तरह उससे बचकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। विनोद कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर जाकर सो जाता है। सिया बहुत घबराई हुई होती है। वो सोचती है कि विनोद इतनी तेज़ी से दरवाज़ा पीट रहा है, फिर भी मम्मी जी को और वो जो दूसरी औरत है उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया, या फिर जानकर भी अनजान बन रहे हैं ये लोग। क्या है, कुछ समझ नहीं आता। क्या विनोद एक नंबर के शराबी इंसान है, जो कुछ भी जानकारी इस घर के बारे में पापा को दी गई थी वैसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिया सोचती है कि अब ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, पता तो लगाना ही पड़ेगा कि इस घर की सच्चाई क्या है। सिया वहीं बाहर बैठी रहती है और सुबह होने से पहले कमरे के अंदर आ जाती है और पूजा के लिए तैयार हो जाती है। पूजा शुरू होने से पहले ही सिया अपनी सास कामनी से पूछती है, मम्मी जी ये पूजा किस लिए हो रही है। कामनी, बेटा ये पूजा विनोद के लिए हो रही है। सिया, जी मैं कुछ समझी नहीं। कामनी, सिया बेटा पंडित जी ने कहा है कि विनोद की गृह दशा खराब चल रही है, उसी की वजह से वो आजकल गलत रास्ते पर चल पड़ा है। पंडित जी से निवारण पूछने पर उन्होंने ही बताया था कि विनोद की पत्नी द्वारा ये पूजा संपन्न करने पर विनोद में बदलाव आएगा। कामनी बहुत ही लाचार होकर बोलती है। उस वक्त कामनी का चेहरा देखकर सिया को उस पर दया आ जाती है और वो कामनी से कहती है, मम्मी जी आप परेशान मत होइए, अगर इस पूजा में बदलाव आता है तो मैं ये पूजा पूरी श्रद्धा से करूँगी। सिया पूजा समाप्त करने के बाद कमरे में जाती है। विनोद उठ चुका होता है। वह सिया को देखता है तो उससे कहता है, सिया सॉरी, कल रात जो मुझसे गलती हुई उसके लिए सॉरी।
लेकिन तुम भी तो मेरी बात नहीं मान रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। सिया कहती है, आप इस बारे में मम्मी जी से बात करिए, वो आपको इसका कारण बताएंगी। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं ख़त्म होता है। अब ये तो रोज़ की कहानी हो गई थी। विनोद रोज़ शराब पी कर आता और सिया के साथ यूं ही ज़बरदस्ती करता और सिया भी बचने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती। अगले दिन सिया ने कामनी से उस दूसरी औरत के बारे में पूछा। मम्मी जी, 4 दिन हो गए हमें यहाँ आए, आपने इनके बारे में अभी तक हमें नहीं बताया, ये कौन है? कामनी सिया से कहती है, ये मेरी मम्मी है और तुम्हारी नानी सास। सिया सोचती है कि इन्होंने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं कि ये मेरी नानी सास हैं। पूछने पर ही क्यों बताया। सिया अपने कमरे में जाती है, तभी सिया के पापा का फ़ोन आता है। वो सिया से कहते हैं कि वे उसे पगफेरे के लिए लेने आ रहे हैं। सिया सोचती है अगर पापा यहाँ आए तो उनको यहाँ के बारे में सब कुछ पता चल गया तो उनको बहुत दुख होगा। वह अपने पापा से झूठ बोलती है कि वो कल विदेश जा रही है विनोद के साथ और कुछ दिन वहीं रहेगी। जैसे तैसे 1 महीना होने को आया था। एक दिन कामनी और उसकी माँ किसी वजह से बाहर जाते हैं। विनोद पहले ही रोज़ की तरह घर से निकल चुका होता है। सिया घर का सारा काम खत्म करके छत पर कपड़े सुखाने जाती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत अपनी छत पर कपड़े सुखाने आती है। दोनों की छतें आपस में जुड़ी होती हैं। वो औरत सिया की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। सिया भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। सिया बहुत दिन बाद किसी चौथे व्यक्ति से मिल रही थी, वरना 1 महीना होने को आया था। बस 3 लोगों के सिवा चौथा व्यक्ति उसे देखने को भी नहीं मिला था। उस औरत की हिम्मत न थी कि वह सिया से बात करे। वो औरत जाने लगी तो सिया ने सोचा, एक मौका मिला है इस घर की सच्चाई जानने के लिए, उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। फिर न जाने ये मौका मिले ना मिले। उस औरत के जाने से पहले सिया उस औरत को बुलाते हुए, जी सुनिए। वो औरत सिया की तरफ देखती है। वो औरत उसकी सास की उम्र की होती है तो सिया उससे आंटी कहकर बुलाते हुए, आंटी जी नमस्ते। वो औरत सिया से नमस्ते करती है। सिया उससे पूछती है, आंटी जी आप पड़ोस में रहने के बावजूद भी हमारे घर नहीं आती? वो औरत इधर उधर देखकर बोलती है, तुम हमसे बात ना करो वरना तुम पर मुसीबत आ जाएगी। सिया, ऐसा क्यों कह रही हो आप? वो पड़ोसन कहती है, लगता है तुम अभी तक इन लोगों की असलियत नहीं जान पाई हो। अभी जाओ और जिस दिन तुम्हारे घर में कोई ना हो उस दिन मुझे ऊपर से आवाज़ देना, तब मैं तुम्हें तुम्हारे घर की असलियत बताऊंगी। सिया तुरंत बोलती है, जी आज घर में कोई नहीं है, आप हमसे बात कर सकती हैं। वो पड़ोसन सिया के नज़दीक आती है। उस पड़ोसन और सिया के बीच केवल एक छोटी दीवार का फासला था। वो पड़ोसन सिया से कहती है कि मैं क्या, इस घर में कोई आने को तैयार नहीं होगा। सिया कहती है, ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी आप? वो पड़ोसन सिया से कहती है, तुम्हारी शादी में जो गिने चुने लोग गए थे वो इनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि किराए के लोग थे। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे घर वालों को इन लोगों ने झूठ बोलकर तुम्हारी शादी के लिए राज़ी किया होगा, क्योंकि इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इस घर की नौकरानी भी बनना चाहेगी। सिया कहती है कि ऐसा क्या है इस घर में? वो पड़ोसन कहती है, क्योंकि ये तुम्हारा इतना बड़ा घर किसी के यहाँ गिरवी पड़ा है। तुम्हारे ससुर राम प्रसाद जी, उनका कोई अता पता नहीं है और उनका बिजनेस भी इन लोगों ने धोखे से अपने नाम करा लिया था और 1 साल के अंदर ही बिजनेस में घाटा करके बिजनेस भी चौपट कर दिया। सिया कहती है, ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम प्रसाद मेरे ससुर लापता, लेकिन मुझे तो यही मालूम है कि वो बीमारी की वजह से नहीं रहे, और आप ये क्या कह रही हैं कि बिजनेस अपने नाम करा लिया? बिजनेस अपने नाम कराने की क्या ज़रूरत है? वो तो पिता के बाद बेटे के नाम खुद ब खुद आ जाता है, तो अपने नाम कराने की क्या ज़रूरत थी? पड़ोसन कहती है, क्योंकि विनोद इस घर के मालिक राम प्रसाद जी का बेटा नहीं है। सिया आश्चर्यचकित होकर कहती है, क्या? वो पड़ोसन कहती है, हाँ, विनोद राम प्रसाद जी का बेटा नहीं है, बल्कि एक तवायफ का बेटा है। सिया यह सुनकर सन्न रह जाती है। वो पड़ोसन फिर कहती है, यह एक लंबी कहानी है। राम प्रसाद जी एक जाने माने बिजनेसमैन थे। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी पत्नी सुनीता और अपनी बेटी रश्मि के साथ रहते थे। उनके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन अचानक उनकी पत्नी सुनीता की तबीयत खराब हो जाती है। राम प्रसाद जी जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं
तब तक सुनीता की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर सुनीता को चेक करते हैं तो वे कहते हैं कि इनकी तो यहाँ आने से पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। राम प्रसाद जी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके बाद उन्होंने अपनी 16 साल की बेटी रश्मि को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। अब राम प्रसाद जी बिल्कुल अकेले रह गए थे। उनको अकेलापन खाने लगा था। तो उनको उनके एक नौकर ने कहा, साहब जी आप यूँ ऐसे अकेले गुमसुम से रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपको खुश रहने की एक जगह बताता हूँ। और फिर वो उन्हें एक तवायब के कोठे पर ले जाता है। वो तवायब राम प्रसाद जी को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लेती है और वो उसके जाल में ऐसे फंसते चले गए कि अब वो एक पल भी उस तवायब के बिना नहीं रह सकते थे। और एक दिन उन्होंने उस तवायब से शादी कर ली। तवायब और कोई नहीं, तुम्हारी सास कामनी ही है और विनोद कामनी की नाजायज औलाद है। जब कामनी ने शादी की थी तब विनोद 20 साल का था, लेकिन राम प्रसाद जी ने जब शादी की थी तब उन्हें ये नहीं पता था कि कामनी का एक बेटा भी है। शादी के बाद जब कामनी राम प्रसाद जी के घर आई तो वो अपने साथ विनोद को और अपनी माँ को भी साथ लेकर आई। कामनी की माँ भी अपने ज़माने में मशहूर तवायफ रह चुकी थी। राम प्रसाद कामनी के प्यार में इतने दीवाने थे कि उस समय कामनी उनको किसी भी कीमत पर चाहिए थी, चाहे उनकी सारी इज्जत क्यों ना चली जाती। और यही हुआ। जब वो कामनी और उसकी माँ और बेटे को घर लाए तो सारे समाज में उनकी थू थू होने लगी और उसका नतीजा ये हुआ कि दोस्त और जानने वालों ने उनसे रिश्ते तोड़ लिए। कुछ रिश्तेदार बचे थे जिनसे कुछ दिनों में कामनी ने अच्छा बर्ताव ना करके न आने पर मजबूर कर दिया था और एक एक करके राम प्रसाद जी के सारे रिश्ते टूट चुके थे। कामनी का अब पूरे घर पर राज हो गया था। घर के छोटे बड़े सारे फैसले अब कामनी और उसकी माँ लेती थी। राम प्रसाद जी उसके हुस्न के माया जाल में फंसते चले गए और कामनी के हाथों की कठपुतली बन के रह गए। कामनी ने धोखे से राम प्रसाद जी का बिजनेस भी अपने बेटे के नाम करवा लिया था। अब जब राम प्रसाद जी के पास अपना कुछ नहीं रह गया था तब धीरे धीरे कामनी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और कुछ ही दिनों में कामनी ने उनकी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी थी। जब तक राम प्रसाद जी को कामनी की असलियत मालूम हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास अपने लिए एक कौड़ी ना बची थी। विनोद तो एक नंबर का अय्याश था ही, नशे और लड़कियों की लत ने बिजनेस भी ख़त्म कर दिया। 3-4 साल में स्थिति ये आ गई कि घर भी गिरवी रख दिया इन लोगों ने। फिर एक दिन अचानक रश्मि पढ़ाई पूरी करके विदेश से आती है। उसको जब यहाँ की सारी कहानी पता चलती है तो वो उसी दिन विदेश वापस लौट जाती है। 5 साल विदेश रहते हुए उसे वहीं एक भारतीय लड़के से प्यार हो जाता है। यहाँ से जाने के बाद शायद उसने उसी लड़के से शादी कर ली होगी। फिर एक दिन खबर मिलती है कि राम प्रसाद जी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। किसी से कोई मतलब न रखने के कारण किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि राम प्रसाद जी की मौत होने के बाद उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया। उनकी मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई। आज हालात ये हैं कि शायद खाने के लिए भी इनके घर में चीज़ों की कमी होगी। वो पड़ोसन सिया से कहती है कि जब बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहाँ से खाने को मिलेंगे। विनोद तो अय्यासी में इतना बिगड़ा हुआ है कि उसकी सुबह से शाम कोठे पर ही गुजरती है। फिर वो पड़ोसन सिया को सचेत रहने के लिए कहती है कि तुम इन लोगों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना। अब बंधन में बंध गई हो तो अब कर भी क्या सकती हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हो सके तो तुम यहाँ से अपने घर चली जाओ। अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो तुम हमारे घर आ सकती हो। हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन लोगों ने तुमसे झूठ बोलकर शादी की है। झूठ बोलकर लोगों को ठगना तो इनका पेशा है। हम सब इनकी असलियत जानते हैं, इसलिए हम इनसे कोई मतलब नहीं रखते। वो पड़ोसन सिया से कहती है कि अब वो वहाँ से जाए, वरना कहीं उसके घर से कोई आ ना जाए। फिर किसी दिन मौका मिलने पर बात करेंगे। सिया उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि आपकी वजह से मैं इस घर के बारे में इतना सब कुछ जान सकी। जी मैं जाती हूँ। सिया ये सब जानने के बाद बहुत घबराई हुई होती है और सोचती है कि मेरी ज़िंदगी मुझे किन लोगों के बीच लाकर आई है, कैसे रहूँगी इनके साथ। इन लोगों की सच्चाई जानने के बाद यहाँ रुकने का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन पापा के घर भी तो नहीं जा सकती। अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को ये ज़िंदगी भर का दर्द नहीं दे सकती। मैं उनसे बोल दूँगी कि मैं हमेशा के लिए विदेश में जा चुकी हूँ।
विनोद वहीं अपना बिजनेस करेंगे। माफ़ करना मम्मी पापा, मुझे आपसे ये झूठ बोलना पड़ रहा है। घर का खर्च कैसे चले, यह सोचकर कामनी एक दिन सिया से कहती है, सिया बेटा, बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, इसलिए विनोद बहुत परेशान रहता है। तुमने तो देखा होगा, इसलिए मैं आज तुमसे कह रही हूँ कि तुम कोई नौकरी कर लो जिससे घर का खर्च चल सके। विनोद तो बिजनेस के इस घाटे की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। इस घाटे को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वह शराब पीने लगा है। सिया, अब तुम ही कुछ करके इस घर के हालात ठीक कर सकती हो। सिया मन में सोचती है कि कितना झूठ बोल रही है ये, अपने बेटे की कमियों को कितनी आसानी से छुपा रही हैं। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, कम से कम दिन भर इन लोगों से पीछा तो छूटेगा। और फिर सिया नौकरी करने के लिए बाहर निकलती है। सिया जानबूझकर उसी कंपनी में नौकरी ढूंढने जाती है जो राम प्रसाद जी की हुआ करती थी। वहाँ उसे 45,000 की नौकरी मिल जाती है, लेकिन महीना पूरा होने पर किसी न किसी बहाने से विनोद और विनोद की मम्मी कामनी उसकी सारी सैलरी ले लेती हैं। वो ये सोचकर हाँ कर देती है कि नौकरी करने से दिन भर के लिए इन लोगों से पीछा छूटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तो सिया को और भी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। अब सिया घर के काम करने के बाद ऑफिस आती और दिन भर ऑफिस का काम करने के बाद फिर घर आकर काम करना पड़ता उसे। सिया की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई थी। दिन भर काम करके थकने के बाद रात में चैन की नींद सोना भी नसीब में नहीं था। रात को विनोद शराब पीकर आता और सिया को पास आने पर मजबूर करता, लेकिन सिया ने भी ठान लिया था कि ऐसे घटिया इंसान के पास कभी नहीं जाएगी। इसके लिए सिया को वो रोज़ मारता था, लेकिन सिया ने कसम खा ली थी कि वो कभी विनोद के साथ हम बिस्तर नहीं होगी। 45,000 रुपये भी कम पड़ने लगे थे। महीना ख़त्म होते होते सिया के पास आने जाने का किराया भी नहीं बचता था। तब सिया ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया कि जिससे उसके पास कुछ रुपए उसके खुद के खर्चे के लिए बच सकें। लेकिन फिर भी सिया के पास रुपयों की कमी ही बनी रहती थी। अब तो हालात ये हो गए थे कि विनोद अब रुपए लेने के लिए उसके ऑफिस जाने लगा था और धीरे धीरे ऑफिस के लोग भी सिया की इस हालात को जानने लगे थे। जब देखो तब विनोद सिया के कैबिन में आकर उससे रुपए मांगता और रुपए ना होने पर जब सिया उसे मना करती तो वो कैबिन में ही उसे मारने लगता था। कैबिन के अंदर क्या हो रहा था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन एक दिन की बात होती तो छुप जाती। ये तो आए दिन होने लगा था और सब जान गए थे कि विनोद सिया के साथ किस तरह का बर्ताव करता है। इसी तरह सिया को नौकरी करते हुए 1 साल हो गया था और 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था सबकी ज़िंदगी में, लेकिन सिया की ज़िंदगी उसी तरह मार खाकर गुजर रही थी। सिया की कंपनी के मालिक ऋषभ मल्होत्रा भी सिया के बारे में सब कुछ जान गए थे। वो ये भी जानते थे कि सिया राम प्रसाद जी की बहू है और वे सिया को ज़रूरत पड़ने पर एडवांस में रुपए देकर उसकी मदद भी कर दिया करते थे। सिया को नौकरी करते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। रोज़ की तरह सिया घर से निकली और ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचकर सिया अपने कैबिन में बैठी ही थी कि ऋषभ मल्होत्रा आते हैं। सिया उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सर। ऋषभ मल्होत्रा भी जवाब में गुड मॉर्निंग बोलते हैं और फिर सिया से कहते हैं, सिया, आज हमारे ऑफिस में एक क्लाइंट आ रहे हैं। हम उनके साथ एक बिजनेस डील करने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा तरक्की और नाम कमाया है। वो हमारे लिए बहुत ही खास व्यक्ति हैं। तुम हमारी कंपनी की सबसे जिम्मेदार इंसान हो, इसलिए तुम्हारा साथ रहना बहुत ज़रूरी है, तो तुम रेडी रहना। अभी आने में वक्त है, तो तुम तब तक अपना बाकी काम ख़त्म कर लो। सिया, सर, मैं उनके आने तक अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। फिर ऋषभ मल्होत्रा अपने कैबिन में चले जाते हैं। शाम के 4 बज रहे होते हैं। कार से एक व्यक्ति निकलकर ऋषभ मल्होत्रा के ऑफिस के अंदर आता है। ऑफिस की सारी लेडी उसे देखकर देखती ही रह जाती हैं। डार्क ब्लू कलर की चिपकी हुई शर्ट, वो भी हाथों की कोहनी तक मुड़ी हुई शर्ट की आस्तीन उसके गोरे रंग पर बहुत ही ज़्यादा खिल रही थी। चेहरे पर काले रंग का चश्मा और ऊपर से उसके चेहरे की गंभीरता देखते ही बन रही थी। ऋषभ के कैबिन के अंदर जाने के बाद भी ऑफिस की लेडी की नज़रें उसी कैबिन की तरफ टिकी हुई थीं। कुछ समय बाद ऋषभ मल्होत्रा सिया को अपने कैबिन में बुलाते हैं। सिया कैबिन के अंदर आती है। सामने ऋषभ मल्होत्रा बैठे होते हैं और सिया उसके
व्यक्ति के ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ऋषभ मल्होत्रा सिया से कहते हैं, सिया, यह है मिस्टर प्रभात। इनके साथ ही हम नई बिजनेस डील करने जा रहे हैं। एक दूसरे का नाम सुनते ही चौंक जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ पल वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऋषभ मल्होत्रा कहते हैं, मिस्टर प्रभात, ये हैं सिया, हमारी कंपनी की सबसे विश्वास पात्र इंसान। इन पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और फिर ऋषभ मल्होत्रा प्रभात के बारे में सिया को बताते हुए कहते हैं, सिया, यह है मिस्टर प्रभात। इन्होंने बहुत ही कम समय में अपना नाम कमाया है। इनके लिए काम से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ समय तक मिस्टर मल्होत्रा और प्रभात के बीच बातें होती हैं और फिर बिजनेस डील पक्की हो जाती है। बिजनेस डील होने के बाद मिस्टर मल्होत्रा सिया से कहते हैं कि वो अपने कैबिन में जा सकती है। सिया अपने कैबिन में चली जाती है। सिया के जाने के बाद प्रभात सोचता है कि सिया यहाँ नौकरी कर रही है, जबकि सुनने में आया था कि उसके ससुराल वालों का अपना बिजनेस है। फिर ये सिया यहाँ क्या कर रही है? प्रभात ऋषभ मल्होत्रा से पूछता है, ये सिया जी यहाँ कब से काम कर रही हैं? ऋषभ मल्होत्रा कहते हैं, यही लगभग 1 साल हो रहा होगा। बेचारी किस्मत की मारी है। ऋषभ की ये बात सुनकर प्रभात बहुत व्याकुल हो जाता है। वो ऋषभ मल्होत्रा से पूछता है, क्या बात है? कोई गंभीर बात है क्या? ऋषभ मल्होत्रा सिया की सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि 45,000 कमाने की बाद भी इस बेचारी की कोई इज्जत नहीं करता। इसके घर में इसकी सारी कमाई इसके ससुराल वाले और इसका पति उड़ा देते हैं। आए दिन तो ऑफिस तक आता है और शराब के लिए रुपए मांग कर ले जाता है। और अगर कभी सिया के पास रुपए नहीं होते तो वह उसे कैबिन के अंदर मारता है। हमने कई बार इसके पति को यहाँ आने से रोका, पर सिया के कहने पर हम उसे यहाँ आने देते हैं। बेचारी इन्हीं सब के लिए ओवर टाइम भी करती है, लेकिन फिर भी इसका पति इससे खुश नहीं रहता। कभी इसके ससुराल वाले इस कंपनी के मालिक थे और आज ये हालात हो गई है कि इसी कंपनी में उसे काम करके सबके खर्चे पूरे करने पड़ रहे हैं। सिया की सारी कहानी सुनने के बाद प्रभात सिया से मिलना चाहता है। वह उसके कैबिन में जाता है, पर सिया वहाँ नहीं मिलती है। पूछने पर पता चलता है कि सिया वहाँ से घर निकल चुकी होती है। प्रभात समझ जाता है कि सिया उसी की वजह से जल्दी घर चली गई है, लेकिन प्रभात को चैन नहीं पड़ता। वो सिया के घर का पता ऑफिस से मालूम करता है। उसके घर के पड़ोस के घरों से सिया के घर और उसके घर वालों के बारे में पता लगाता है। प्रभात सिया के बारे में सारी जानकारी मालूम करता है और वहाँ से जो जानकारी हासिल होती है उसको सुनने के बाद प्रभात के पैरों के नीचे जैसे ज़मीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि सिया अपनी मर्जी से ये कष्ट नहीं सह रही है। कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। अगले दिन सिया ऑफिस आती है। वो समझ रही होती है कि प्रभात चला गया है। देर तक काम करती है। आज प्रभात जानबूझकर उसके सामने नहीं आता। वो चाहता है कि ऑफिस से निकलने के बाद उससे बात करेगा। वो उसके निकलने का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी सिया का पति ऑफिस आता है और सिया के कैबिन में जाता है। वो सिया से रोज़ की तरह रुपए मांगता है, जबकि सिया सुबह ही उसे रुपए देकर आई थी। फिर भी वह आ गया था। सिया विनोद से कहती है, मैं तो सुबह ही तुम्हें रुपए देकर आई थी, अब और नहीं है। वैसे भी एडवांस रुपए ऑफिस से ले चुकी हूँ, अब और नहीं ले सकती। जब सिया बार बार मना करती है तो विनोद उसे मारता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। रात का समय होता है। बारिश के आसार नजर आ रहे थे। सिया भी कुछ देर बाद उदास अपने कैबिन से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर मारे गए विनोद द्वारा थप्पड़ साफ दिख रहे थे। वहाँ जो सिया के साथ ओवर टाइम काम करते थे, वे सिया से कहते हैं कि बारिश आने वाली है, कुछ देर रुक कर जाओ। पर सिया उदास चेहरे से बिना कुछ बोले निकल जाती है। फिर बात जो कि ऑफिस में ही था, सिया के पीछे जाता है। तभी ऑफिस का एक आदमी प्रभात को रोकता है। कहता है, बारिश आने वाली है, भीग जाएंगे आप भी। सिया मैडम तो गुस्से में चली गई, आप क्यों जा रहे हो? प्रभात रुक जाता है और उससे पूछता है कि वो गुस्से में क्यों गई। तब वो कहता है कि वो उनके पति जो अभी कुछ देर पहले आए थे, उन्होंने ही आज फिर मारा होगा। बेचारी एक शराबी आदमी को कहाँ तक पैसे दे। सारा पैसा ख़त्म करने के बाद भी पैसे लेने आ जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। प्रभात जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलता है और लगभग 100 मीटर की दूरी पर देखता है कि सिया खड़ी भीग रही है। बारिश की वजह से घर जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा होता है। सिया अपने दर्द को बारिश के साथ बहा रही होती है।
वो अपने गमों के साथ आंख बंद किए हुए सड़क के किनारे खड़ी होती है। वो रो रही थी। प्रभात सिया को इस हालत में देखकर भावुक हो जाता है। वो सिया के पास जाता है और उसके सर को ऊपर अपने हाथों की छाया करता है, जिससे उसके चेहरे पर गिर रही बारिश की बूंदें रुक जाती हैं। सिया सिसकियों के साथ रो रही होती है। बूंदों को चेहरे पर गिरता ना महसूस कर सिया आंखें खोलती है और देखती है कि सामने प्रभात खड़ा है। वो प्रभात को देखकर अपना आपा खो देती है और प्रभात के सीने से चिपक कर तेजी से रोने लगती है। उसे इस तरह से रोता देख प्रभात से भी न रुका गया। वो भी सिया को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों दुनिया से बेखबर बारिश के साथ एक दूसरे में खोए हुए रो रहे होते हैं। कुछ देर बाद सहसा सिया को एहसास होता है कि वो किसके साथ है। वो अचानक झटके से प्रभात से दूर जाती है और भागने लगती है। प्रभात भी दौड़कर सिया का हाथ पकड़ लेता है। सिया प्रभात का हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे जाने दो की रट लगा लेती है। प्रभात उसे अपने नज़दीक लाकर एक हाथ से उसकी पीठ और एक हाथ से उसके सर को पकड़कर अपने चेहरे के पास उसका चेहरा लाकर धीमी आवाज़ में कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, अब एक भी और शब्द नहीं। प्रभात सिया को अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़कर अपने कार की ओर बढ़ता है तो सिया खुद को पीछे की ओर खींचती है। सिया प्रभात के साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन प्रभात आज सिया की एक भी बात नहीं मानता है। प्रभात सिया को ज़बरदस्ती अपने हाथों से उठा लेता है और कुछ दूरी पर खड़ी कार में ले जाकर बैठा देता है। प्रभात सिया को अपने साथ होटल में लाता है जहां वो रुका होता है। सिया फिर प्रभात के साथ जाने से इनकार करती है तो प्रभात फिर सिया को अपने हाथों से उठाकर होटल के कमरे में जाता है। कमरे में ले जाकर जैसे ही प्रभात सिया को उतारता है, सिया गुस्से में आकर प्रभात को एक थप्पड़ मार देती है। प्रभात सिया की तरफ अपना दूसरा गाल कर देता है। सिया को और गुस्सा आ जाता है और वह प्रभात के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार देती है। इसी तरह से बारी बारी से प्रभात सिया की तरफ अपना गाल करता जाता है और सिया प्रभात को गुस्से से थप्पड़ मारती जाती है। 5-6 थप्पड़ मारने के बाद सिया रोने लगती है और अपने दोनों हाथों से प्रभात की शर्ट को पकड़ते हुए लाचारी से नीचे बैठ जाती है और रोती रहती है। फिर अचानक से उठकर बाहर जाने लगती है। प्रभात फिर सिया को रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो सिया? तुम कहीं नहीं जाओगी। सिया, छोड़ो, मुझे घर जाना है। प्रभात कहता है, आखिर कब तक सिया? आखिर कब तक खुद को तकलीफ दोगी? आखिर कब तक खुद से भागोगी? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वहाँ सिर्फ तुम्हारा रुपयों के लिए इंतज़ार होता है और किसी के लिए नहीं। तुम उस घर में कैसे रहती हो और तुम्हारे साथ वो क्या सलूक करते हैं मुझे सब पता है। तुम्हारे ऑफिस के और उस घर के पड़ोसियों से मैंने सब कुछ पता कर लिया है। क्यों इतना सहती हो, क्यों? सिया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम वो सिया नहीं हो जो हमेशा खुश रहती थी और दूसरों को भी खुश रखती थी। कहाँ खो गई वो सिया? अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अब वहाँ नहीं जाने दूंगा। दोनों के बीच बातें हो रही होती थीं कि सिया को छींक आ जाती है और फिर सिया को कई बार छींकें आती हैं। प्रभात सिया से कहता है कि वो कपड़े चेंज कर ले वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अपने कपड़ों का सूटकेस रूम में पड़े बेड पर रखकर खोलता है और फिर वो सिया को अपने कपड़े पहनने के लिए देता है। तभी प्रभात को भी छींकें आने लगती हैं। प्रभात कहता है, अगर हमने जल्द से जल्द कपड़े चेंज नहीं किए तो दोनों बीमार हो जाएंगे। वो सिया से कहता है कि वो कमरे में ही चेंज कर ले और वो खुद बाथरूम में चेंज कर लेगा और प्रभात कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। कमरे में सिया कपड़े चेंज करने के लिए सूटकेस से कपड़े उठाती है तो उसे खुद की तस्वीर सूटकेस के अंदर दिखती है। वो तस्वीर उठाती है, तभी उसे सूटकेस के अंदर वही साड़ी हल्की सी दिखाई देती है जो सिया ने प्रभात को वापस कर दी थी। वो अंदर से साड़ी निकालती है और अपने सीने से लगा लेती है और उस साड़ी को चूमने लगती है। प्रभात तब तक बाथरूम से निकल चुका होता है और सिया को साड़ी सीने से लगाए हुए और चूमते हुए देख लेता है। प्रभात उसके पास आता है। सिया प्रभात को देखती है तो पीछे घूम जाती है। उसकी हरकत से ऐसा लगता है कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। प्रभात सिया से कहता है, इसे मैं क्या समझूं? सिया कुछ नहीं बोलती। प्रभात सिया से कहता है, तुम्हें साड़ी पहनना चाहो तो पहन सकती हो। सिया वो साड़ी लेकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद सिया साड़ी पहनकर बाहर निकलती है। सिया को देख प्रभात देखता ही रह जाता है। शिफॉन की ब्लू कलर की साड़ी, ऊपर से भीगे हुए बाल और भीगे बालों की लटें उसके गोरे गालों को छू रही थी।
इस तरह से सिया को देखकर वो खुद को सिया के करीब जाने से रोक नहीं पाता। वो सिया के करीब जाता है। सिया प्रभात के करीब आते देख सहम सी जाती है। प्रभात सिया के करीब जाता है। सिया अपनी आंख बंद कर लेती है। प्रभात अपने हाथों से उसके चेहरे की लटें हटाता है। प्रभात के हाथों की छुअन सिया के पूरे बदन को हिलाकर रख देती है। सिया की बंद आंखें उसके दिल की सारी हकीकत बयान कर रही होती हैं। प्रभात उसके चेहरे की लटें हटाकर वहाँ से दूर हट जाता है। सिया को प्रभात का दूर हट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो प्रभात से कहती है, प्रभात, तुम्हारी सिया अभी भी उतनी ही पवित्र है। सिया के इन शब्दों ने मानो प्रभात के बेजान दिल में जान डाल दी थी। प्रभात सिया से कहता है, फिर से कहो। सिया, मैं आज भी उतनी ही पवित्र हूँ। प्रभात सिया को बीच में रोकते हुए, नहीं, इससे पहले जो कहा वो दोबारा कहो। सिया, तुम्हारी सिया। प्रभात सिया के करीब आते हुए, फिर से कहो। सिया, तुम्हारी सिया। प्रभात, कहती रहो, इतना सुनने के लिए बहुत तड़पा हूँ। अब आज अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम ना होगा। प्रभात की इस बात पर सिया उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, मुझे ज़िंदगी देकर खुद मरने की बात कर रहे हो। और फिर सिया खुद प्रभात के गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे को गले से लगाए होते हैं। प्रभात सिया के कान के पास धीरे से बोलता है, सिया, एक बात सच सच बताओगी? सिया धीरे से प्रभात के कान के पास बोलती है, क्या? प्रभात, तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ? सिया, अर्थ में। सिया की बात सुन प्रभात सिया के चेहरे को देखता है और कहता है, इतने दिनों से, और मुझे पता भी ना चलने दिया? सिया, कैसे पता चलने देती, ये जानते हुए कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे कभी अपनाएंगे नहीं? कैसे बताती कि मैं कितना? कहते कहते सिया रुक जाती है। प्रभात, रुक क्यों गई? बोलो ना। सिया, आई लव यू। प्रभात, आई लव यू। प्रभात, तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। तुम्हारा प्रभात इस एक साल में इस लायक हो गया है कि तुम्हारे साथ अपनी एक अलग दुनिया बसा सकता है। या यूँ कहो कि तुमने हमसे दूर होकर हमें जुदाई की आग में जलाकर सोना बना दिया। दोनों ये सारी बातें एक दूसरे की बाहों में भरे हुए कह रहे थे। प्रभात, सिया, एक वादा करोगी? सिया, हाँ। प्रभात, जिंदगी भर साथ रहोगी? सिया, मरते दम तक। दी एंड।